हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान क्लास नॉलेज टॉप्स में। आज के लेक्चर में हम लोग कुरुक्षेत्र मैगजीन के जुलाई 2023 खंड पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही में इसके अंतर्गत हम लोग स्टैटिक और करंट पोर्शन को लिंक करके पढ़ते हैं, तो कम से कम एक दो क्वेश्चन देखिए, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह के क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि कितने सही नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट सही नहीं है उसके बारे में हमको बात करना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और किराएदार किसानों सहित किसान कवरेज के लिए पात्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है पात्र नहीं है। ठीक है, ऐसे ही माइन्यूट चीजें यूपीएससी और यूपीपीसीएस में देखना होता है। तो यह कह रहा है कि जो भी क्षेत्र है वहां पे जो भी फसलें उगाने के लिए मतलब सरकार मतलब अधिसूचित की है कि हाँ ये फसल उगाओगे तो इसके लिए हम तुम्हें बीमा देंगे अगर कुछ नुकसान होता है तो उन क्षेत्रों में अगर कोई बटाईदार क्या होता है, बटाईदार आप लोग जानते हैं, जैसे जो अधिया होते हैं या फिर अगर कोई व्यक्ति है जिसने अपनी जमीन किसी को खेती करने के लिए दिया है और उसके बदले में उसको कुछ हिस्सा खाद्यान्न का प्रदान करता है जो कि उसमें खेती आदि कर रहा है, तो वो बटाईदार हो गया। और किराएदार मतलब क्या होता है कि आपने अपनी जमीन को किराए पर दे दिया है कि भाई तुम इतना पैसा मुझे दे देना, तुम खेती करो, चाहे तुम्हारा उपजे चाहे ना उपजे, तो ये किराएदार होते हैं। तो ऐसे लोग भी जो किसी की जमीन पर बटाईदार और किराएदार के रूप में काम करते हैं वो इस योजना के अंतर्गत फसल बीमा करा सकते हैं। तो ये जो पात्र नहीं है ना, ये पात्र है, इसीलिए गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों हेतु 1.5%, 1.5% का एक समान प्रीमियम देना होगा। तो बिल्कुल सही बात है, खरीफ फसल के 2% और रबी फसल के लिए 1.5% का प्रीमियम देना होता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रीमियम सब्सिडी असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों हेतु 25% तक सीमित है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। भाई आपको गलत करने की मतलब स्टेटमेंट अगर गलत करना होगा तो क्या करेंगे, खरीफ के लिए 1.5% कर देंगे और रबी के लिए 2%, तो उल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही यूपीएससी करती है। और यहाँ जो प्रीमियम सब्सिडी है इसको भी चेंज कर सकते हैं, असिंचित के लिए सिंचित वाली दे देंगे और सिंचित के लिए असिंचित वाली। तो ये भी अगर गलत करना होगा, थोड़ा ट्विस्ट करना होगा क्वेश्चन में, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है, दूसरा और तीसरा सही हो गया है। तो कितने सही नहीं है पूछा है, तो केवल एक ही कथन सही नहीं है, तो पहला वाला हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, अब यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो रही है, तो अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये स्टार्ट कब हुआ, तो स्टार्ट हुआ है 2016 में इसको किया गया है। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत यह स्कीम आती है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखना है ना, क्योंकि एक तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं या तो एक क्रोनोलॉजी वाला पूछते हैं कि भाई एक क्रम से लगाइए कौन सी स्कीम कब आई है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं व्याख्या में कुछ काम का है कि नहीं। तो ये वही चीज है कि पट्टेदार या जोतदार किसान है वह भी जो है इसमें कवरेज में पात्र हैं। एक यहाँ पे खास ध्यान रखना है ये वाला फैक्ट कि पहले जो था जितने भी ऋणी किसान थे उनके लिए यह अनिवार्य थी स्कीम। मतलब जो भी किसानों ने ऋण ले रखा है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड से हो या किसी भी अन्य तरीके से खेती के लिए, उनके लिए अनिवार्य था कि वो अपनी फसलों की बीमा कराएं। लेकिन 2020 में क्या किया गया, केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिया। अब सभी किसानों के लिए वैकल्पिक बना दिया है कि भाई तुम्हारा मन हो तो कराओ, ना मन हो तो मत कराओ। ठीक है, तो चाहे वो ऋणी किसान हो चाहे और किसान हो, सबके लिए वैकल्पिक बना दिया गया है। ये तो बता ही दिया, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना है। और जो वाणिज्यिक और बागवानी फसल है उनके लिए 5% का प्रीमियम है, यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है,
बीमा जैसे जीवन बीमा होता है ना, वैसे फसल की बीमा है। भाई फसल को कुछ नुकसान हो गया असामयिक कारणों से, चक्रवात, अचानक बाढ़ आ गई, या फिर काट के फसल रखी हुई थी उसमें कुछ बारिश आदि हो गई उसके कारण खराब हो गया, तो उन सब के लिए बीमा देती है सरकार। प्रोसेस है बढ़िया सा, अच्छे से इस पे कभी और बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, जलवायु प्रतिरोधी कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर या क्लाइमेट रेजिस्टेंस एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें से हमको कितने सही हैं, सही कथन को चुनाव करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि NICRA का एक दृष्टिकोण है जो कृषि खाद्य प्रणालियों को हरित और जलवायु लचीली प्रथाओं में बदलने के लिए कार्यों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है। मतलब कि NICRA जो है वह क्या करता है कि जो भी एग्रीकल्चर फूड सिस्टम है उसको ग्रीन और क्लाइमेट रेजिलियंस, मतलब जलवायु के अनुसार हो, मतलब जैसे जैसे जलवायु बदल रही है वैसे वैसे हमारी एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम भी चेंज होता जाए, और ग्रीन हो मतलब कम से कम उसमें इमिशंस हो ग्रीन हाउस गैसों का, तो उसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, कॉमन सी बात है, जनरल सी बात है। जब यहाँ पे दिया है जलवायु प्रतिरोधी कृषि पर नवाचार, तो ये या तो हरित होगा, जलवायु की जब भी बात हो या तो वो ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन की बात कर रहा होगा, और साथ ही में जलवायु परिवर्तन या उससे संबंधित जो प्रथाएं हैं उस पर बात कर रहा होगा, उसको अनुकूलन की बात करेगा, मिटिगेशन की बात करेगा। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्षमता निर्माण, तकनीकी उन्नति और गहन अनुसंधान है। ये जनरल सा स्टेटमेंट है तो सही होगा भाई। कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करेंगे और रिसर्च करेंगे, तभी तो इनोवेशन आएगा, नवाचार आएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, NICRA की स्थापना वर्ष 2011 में काजू और कोको विकास निदेशालय द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे जो है ये जो बॉडी दी गई है, अब ये कोई भी क्वेश्चन पढ़िए जब भी उसमें बॉडी वाला हो कि मतलब किस बॉडी ने उसको रिलीज किया है या स्टार्ट किया है, तो उस पर ध्यान दिया कीजिए। जैसे इसकी स्थापना 2011 में तो की गई है, लेकिन काजू और कोको विकास निदेशालय द्वारा नहीं की गई है, इसको शुरू किया गया है ICAR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा। ठीक है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो कितने सही हैं, केवल 2 सही हैं, पहला और दूसरा सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 संस्थाओं की बात की गई है, एक ICAR और काजू और कोको विकास निदेशालय। हमारा कर्तव्य है और हमारी जरूरत भी है कि हम इनके बारे में जाने। तो ICAR के बारे में आपको बता देता हूं कि पहली बात तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। दूसरी बात कि यह मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना जो की गई है वह 16 जुलाई 1929 में की गई है, अंग्रेजों के समय में की गई है, और यह एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ठीक है, ICAR, तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई, ध्यान रखिएगा। अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा तो यूपीएससी जरूर देगी यहाँ पे 16 जुलाई 1949 कर देगी, 29 के जगह पर, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 1929 में ICAR की स्थापना हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे काजू और कोको विकास निदेशालय के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है 1966 में की गई है। किसकी, काजू और कोको पहले केवल काजू के लिए स्थापना की गई थी 1966 में, केवल काजू संबंधित कार्यों को देखना है। और थर्ड प्लान तब चल रहा था, है ना, जो योजनाएं चल रही थी, जैसे बरामी, मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय पे 1966 पर, तब इसके लिए काजू के लिए एक निदेशालय बनाया गया। अब काजू और कोको में अंतर तो पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए, काजू क्या है, एक ब्राजील की मूल फसल है। ठीक है, तो ब्राजील की जब मूल फसल है तो इसको भारत में कैसे लाया गया, तो भारत में पुर्तगालियों ने लाया, और पुर्तगालियों ने सबसे पहले खेती कहाँ पे की, गोवा में शुरू की। ठीक है, तो काजू, और ये जो कोको क्या है, देखिए कोको जो है यह एक, मतलब अमेजन वाला जो क्षेत्र है, अमेजन का जो क्षेत्र, अमेजन नदी है ना,
दक्षिण अमेरिका में, तो उसका एरिया वाला जो क्षेत्र है उधर का मतलब ये फसल है। और ये जो कोको है, ये जो चॉकलेट खाते हैं ना हम लोग, चॉकलेट, उसका ये कच्चा माल होता है, इसी से मतलब चॉकलेट का निर्माण किया जाता है। तो ये कोको हो गया। तो 1966 में काजू के लिए जो है यह निदेशालय शुरू किया गया। अब बाद में 1997 में इसमें कोको को भी ऐड कर दिया गया, तो काजू और कोको दोनों के लिए यह कार्य करने लगा है 1997 से। ध्यान में रखना है कि स्थापना कब की गई है, 1966 में। सबसे महत्वपूर्ण बात तो जो बताने वाला हूं यह है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, डायरेक्ट पूछेगा, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में डायरेक्ट पूछेगा, पीसीएस में डायरेक्ट पूछेगा, और जोड़ी बनाने के लिए तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों पूछेंगे। आरओ में ऐसा क्वेश्चन आया है हेडक्वार्टर पर, यूपीएससी में भी आ चुका है, पिछले साल ही आया था या उसके पिछले वाले में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, कोचीन, कोचीन में, केरल में है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर है किसका, काजू और कोको विकास निदेशालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोचीन केरल में है। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, और 2011 में स्थापना हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कृषि खाद्य प्रणालियों को हरित और जलवायु प्रतिरोधी प्रथाओं में बदलने के लिए मार्गदर्शन करने में मदद करता है, तो इसकी बात कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे आईसीएआर द्वारा लॉन्च किया गया है 2011 में इसको, तो ये भी बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं उनके बारे में हमको बात करना है। पहला, डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप व्यवसायों के एक वर्ग को संदर्भित करती है जो मूर्त इंजीनियरिंग नवाचार और वैज्ञानिक खोजों के आधार पर नवाचार को बढ़ावा देती है। मतलब कि डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी जो है वह स्टार्टअप, मतलब जो भी स्टार्टअप करने वाले हैं उनके कम्युनिटी को बताता है, जिसमें वो क्या करते हैं, डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो इंजीनियरिंग इनोवेशन है और वैज्ञानिक खोजों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना, डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी वाले लोग। तो बिल्कुल सही बात है। अब इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन टेक हो गया, ये सब डीप टेक के ही पार्ट है, मतलब उदाहरण है, तो दूसरा भी सही हो जाता है। नेस्कॉम के डीप टेक क्लब का उद्देश्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के प्रभाव को बढ़ाना है। तो ये जो डीप टेक क्लब 2.0 है नेस्कॉम का, इसका उद्देश्य यही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रभाव को बढ़ाएं। तो तीनों ही स्टेटमेंट इस डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी के संदर्भ में सही है। तो तीनों ही सभी कथन क्या है इसमें सही है। अब यहाँ पे नेस्कॉम की बात की गई है, इसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। पहली बात कि यह गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, तो नॉन गवर्नमेंट जो है ट्रेड एसोसिएशन है, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है। मेनली ये टेक्नोलॉजी पे काम करता है, टेक्नोलॉजी आदि पे, और इसकी स्थापना जो की गई है 1988 में की गई है, और यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यह भी ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात यही है कि यह नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। जब भी देना होगा तो आपको दे देंगे कि या तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो ध्यान में रखना है कि नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है और नॉन प्रॉफिट बॉडी है। 1988 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्याख्या वही सब चीजें हैं जो स्टेटमेंट में दिया था। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में मापे गए उपयुक्त में से कितने कारक खाद्य सुरक्षा के अंतर्निहित चालक हैं। मतलब खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत किन किन चीजों पर ध्यान में रखा जाता है, उसके आधार पर सूचकांक तैयार किया जाता है। तो इस सूचकांक को कौन जारी करता है, द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट जो है, द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट जो है वह जारी करता है इस सूचकांक को, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कौन जारी करता है, तो हम फेमस नाम जानते हैं, जैसे इसी में दे देगा FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन,
है ना। यूएन, WTO, UNEP दे दिया तो कंफ्यूज रहेंगे, यार ये वाला नमूना तो सुने ही नहीं है इकोनॉमिक इम्पैक्ट का, जो सुना होगा वो तो करके आएगा ना, तो इसीलिए। तो सामर्थ्य हो गया, बिल्कुल सामर्थ्य शामिल है, उपलब्धता शामिल है, गुणवत्ता और सुरक्षा शामिल है, प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन शामिल है। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन तो लग रहा है भाई, खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। क्वालिटी और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है तो उपलब्धता भी तो होनी चाहिए, और सामर्थ्य भी होना चाहिए कि भाई खाद्य सुरक्षा कोई देश सुनिश्चित कर पा रहा है। ठीक है, तो चारों ही जो हैं इसके चालक हैं, तो चारों ही सही हैं, तो चौथा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 लेटेस्ट है, ध्यान में रखना है, द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी किया गया है, और इसमें 113 देशों को शामिल किया गया था, और भारत का रैंक क्या है, 68वां है। तो ध्यान में रखना है कि इंडिया का रैंक क्या है, 68, 113 देशों में। ऐसे जो बहुत ज्यादा चर्चा में सूचकांक नहीं रहते उनके ही बारे में ज्यादातर कठिन बनाने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं, तो ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मैगजीन में चर्चा में है इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने सही नहीं है, मतलब हमको गलत वाला चुनना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, RAD, कृषि प्रणालियों के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के विकास और संरक्षण के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। मतलब रेन फेड एरिया डेवलपमेंट में क्या है कि एग्रीकल्चर सिस्टम के को तो बढ़ाना ही है, और साथ ही में प्राकृतिक जो रिसोर्सेस है उनके डेवलपमेंट के लिए एरिया बेस्ड जो अप्रोच है उसको क्या करना है, अपनाना है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, इस मिशन का RAD घटक, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट घटक, वाटर शेड प्लस फ्रेमवर्क में तैयार किया गया है, सही बात है। दूसरा, तीसरा, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट मुख्य रूप से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, मुख्य रूप से मतलब मेन जो पर्पज है वो जल उपयोग दक्षता बढ़ाना पर नहीं है भाई। जल उपयोग दक्षता बढ़ाना एक बात हो सकती है लेकिन मुख्य बात नहीं है, क्योंकि मुख्य बात है मृदा को बेहतर करना, मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा करना। ठीक है, तो तीसरा जो है इसीलिए गलत हो जाएगा। एक और दो कथन सही हैं, केवल एक ऐसा कथन है जो सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा जो सही नहीं है, मतलब केवल एक स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, वो तीसरा वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। पहली तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये पता होनी चाहिए कि यह जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है इसका पार्ट है। नेशनल एक्शन ऑन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट है कौन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरी बात कि यह 2014 और 15 से क्या है, ऑपरेशनल है, मतलब शुरू किया गया 2014-15 में। और ये जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये जो यहाँ पे दिया है RAD, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। दूसरा है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में कहते हैं OFWM। यही वाले, ये इसका मेन उद्देश्य है, ये तीसरा वाला जो गलत हुआ है इसमें, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट का जल उपयोग दक्षता बढ़ाना है। और एक जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत कई प्रोग्राम चलाए गए हैं, उसी में से एक है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो तीसरा वाला है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, तो ये याद रखिएगा कि ये NAPCC का भाग है। अगला चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे वही दिया है कि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट में कृषि प्रणाली के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के विकास और संरक्षण के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना है कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है।
उसका उद्देश्य यह है कि फसल विशिष्ट टिकाऊ मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देना है। मतलब किसी फसल के लिए सस्टेनेबल सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है, जिसके अंतर्गत अवशेष प्रबंधन, जो भी मतलब जैसे फसल के बाद जो अवशेष बचता है उसका कैसे मैनेजमेंट करना है, मृदा उर्वरता का मानचित्र बनाना है, मैक्रो तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रबंधन को ध्यान में रखना है और उसके लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना है, भूमि क्षमता के आधार पर उचित भूमि उपयोग करना है ना, जितना मतलब जिस फसल के लिए वह भूमि उपयोगी है उसी फसल को लगाना, उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, ये नहीं कि मार उर्वरक ही डाल दे रहे हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता खत्म होती जा रही है, और मिट्टी के कटाव क्षरण को कम करना शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं। सही वाले कथन हमको क्या करना है, चुनना है। पहला, राष्ट्रीय जल मिशन का पहला स्टेटमेंट दिया है, शहरी क्षेत्रों की पानी की जरूरतों को अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकिल करेंगे और वहां की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, तटीय शहरों की, तटीय मतलब जो कि समुद्री तटीय शहर हैं, उनकी जल आवश्यकताओं को उच्च तापमान विलवणीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से पूरा किया जाना है। तो ये क्या टेक्नोलॉजी है, उच्च तापमान विलवणीकरण टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब इसके अंतर्गत जो भी, जैसे मान लीजिए सिंपल सा मैं इसको समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक पात्र में जो है पानी है, उसमें आपने नमक मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको गर्म करते हैं, और गर्म करके यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि यहाँ पे गर्म होगा और कुछ ऐसा सिस्टम बना दिए। तो जब ये पानी गर्म होगा तो यहाँ से एक भाप बनेगा, भाप बन के ऊपर की ओर उठेगा और यहाँ पे जाके इस जो भी सिस्टम आप बनाए हैं इस पे क्या होगा, टकराएगा, और यहाँ पे क्या होगा, नमी की तरह इकट्ठा होगा, धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, ठंडा होकर के बूंदों के रूप में बनेगा। और इस सिस्टम को ऐसे आप बनाइए कि यहाँ पे ये जो बूंदे बने वो किसी और पात्र में जाके इकट्ठा हो जाए। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे आके यहाँ पे इकट्ठा होता जाए। तो यहाँ जो पानी में नमक मिश्रित था, नमक मिश्रित पानी था, उसको गर्म किया आपने, उसके बाद जो वाष्प बना वह जाके जब ठंडा होके संघनित होके इस पात्र में इकट्ठा हुआ, तो अब इसमें शुद्ध पानी है ना, प्योर वाटर है, इसमें लवण नहीं होगा, नमक नहीं होगा। तो यही तरीका है। जैसे वर्षा होती है तो वर्षा में क्या होता है, बारिश में क्या होता है, समुद्र का पानी भी तो बाष्पीकरण होता है, वही जाके बादल बनता है, तो वही शुद्ध पानी की बारिश होती है। तो वैसे ही इसमें करना है, तो ये सही है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, इस मिशन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर सिंचाई कार्यक्रमों को अपनाना है ना, सिंचाई कार्यक्रम को भी ध्यान रखना है जल मिशन में, और उसके लिए स्प्रिंकल, ड्रिप और रिज फव्वारा सिंचाई पर निर्भर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ही स्टेटमेंट राष्ट्रीय जल मिशन संबंधी सही हैं। तो इसमें तीसरा वाला सभी तीन कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे नेशनल वाटर मिशन की बात की गई है, इसी को जल जीवन मिशन भी कहते हैं, ध्यान रखना, जल जीवन मिशन भी कहते हैं। यह भी जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, और इसके 2 फेज चलाए गए हैं। तो जो पहला फेज चलाया गया है वो 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 के बीच में 19 तक चलाया गया, और दूसरा जो फेज चलाया गया है वह 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक चलाया गया है। ठीक है, तो ये 2 फेज में चलाया गया है नेशनल वाटर मिशन। अब इसमें व्याख्या जो दिया गया है यह वही चीजें हैं जो उसमें स्टेटमेंट में था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग पीछे देखे हैं। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कितने कथन सही है उस पर बात करना है। तो पहला स्टेटमेंट, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक GFSI को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया तथा यह कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित है। तो सही बात है, पहले बताए हैं कि इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा जारी किया गया है। तो भाई अगर स्टेटमेंट दोनों दिया है, हाँ ये दोनों द्वारा किया गया है, लेकिन अगर डायरेक्ट वन लाइनर पूछा जाए इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट रहेगा तो वही लगाना है। दूसरा, यह उपभोक्ताओं की, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें ये देखते हैं,
इस सूचकांक में। तो ये देखते हैं कि जो भी उपभोक्ता हैं, खाद्यान्न उनकी खरीदने की क्षमता क्या है, या कीमतों में कमी आने पर उनकी संवेदनशीलता और नुकसान होने पर उनको समर्थन करने के लिए जो भी सरकार प्रोग्राम चलाती है तथा नीतियों की उपस्थिति को मापता है। ये सब चीजें देखते हैं सूचकांक में, तो सही बात है। तीसरा, औसत आहार की विविधता और पोषण गुणवत्ता के साथ साथ भोजन की सुरक्षा का भी आकलन करता है। मतलब कि एवरेज जो आहार लेता है हर व्यक्ति, उसमें विविधता है कि नहीं है, और साथ ही में जो न्यूट्रिशनल गुण क्वालिटी है उसको, और भोजन की सुरक्षा, ये सब इस चीज के अंतर्गत ये लोग कैलकुलेट करते हैं। उसी के आधार पर 113 देशों में भारत की रैंक 68वीं दी गई है इसके द्वारा। तो इसमें जो है तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, तो तीसरा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि सभी तीन कथन क्या है, सही है। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या में वही चीजें रिपीट की गई हैं जो वहां स्टेटमेंट में लिखा है। यहाँ पे खास बात यह है कि ये जो सूचकांक है, ये 2022 वाला, यह जो 2022 वाला जो है, यह 11th है ना। और साथ ही में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, यह एक थिंक टैंक है। क्या है? एक थिंक टैंक है। और ये जो कार्टेवा एग्री साइंस है, यह एक एग्रीकल्चरल कंपनी है। यह चीजें आपको ध्यान में रखना है कि यह थिंक टैंक है, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, और कार्टेवा एग्री साइंस एग्रीकल्चरल कंपनी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रकार के सूखे पर विचार कीजिए। कुछ सूखे के प्रकार है, उसमें पूछा गया है कि ये जो दिए हैं ये सूखे के प्रकार हैं, इसमें से कितने सूखे के प्रकार हैं, कितने नहीं है। पहला दिया हुआ है मौसम संबंधी सूखा, सामाजिक आर्थिक सूखा, हाइड्रोलॉजिकल सूखा, कृषि सूखा। ये तो चारों ही जो है सूखे के प्रकार हैं। तो सभी चार कथन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो 8वां का चौथा हो जाएगा, सभी चार ही कथन क्या है, सही है। व्याख्या देखते हैं। ये जो मौसम संबंधी सूखा दिया है, यह क्या होता है कि जब किसी भी क्षेत्र में जो हमें मतलब एवरेज जो औसतन जो बारिश होती है, ठीक है, अगर उससे 75% कम बारिश हो रही है तो उस समय वहां पे मौसमी सूखा पड़ता है। ठीक है ना। औसत से कम वर्षा अगर होती है और वो भी 75%, तो उसको मौसमी सूखा कहते हैं। कृषि सूखा क्या होता है? कृषि सूखे का फसल उत्पादन और पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, कृषि संबंधित है तो फसल पे ही ना प्रभाव पड़ेगा। हाइड्रोलॉजिकल सूखा जल संबंधित होगा। तो ये पता कैसे चलता है कि जब जो भी झील है या जलाशय हैं उनमें पानी का भंडार जो है एक लेवल से क्या होता है, नीचे चला जाता है, तो हाइड्रोलॉजिकल सूखा होता है। सामाजिक आर्थिक सूखा क्या होता है कि पानी की असामान्य कमी को संदर्भित करता है और जिसके कारण उस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थितियां प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है सूखे के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन से सही है। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष नेशनल एडाप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना 2015-16 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में की गई थी। NAFCC का प्राथमिक लक्ष्य व्यावहारिक अनुकूलन पहल को प्रोत्साहित करना है जो जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव को कम करता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो खास बात ध्यान रखने वाली है, पहली तो ये स्थापना, तो ये सही है। यहीं पे घुमाव फिराव कर सकता है मतलब जो है बोर्ड कि भाई स्थापना में ही चेंज कर सकता है, तो ये वाला सही है। तो अगर गलत देगा तो ध्यान रखना है कि ये 2015-16 में शुरू किया गया है। दूसरा, यहाँ पे इसका जो लक्ष्य दिया है ये बिल्कुल सही है। कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई एडाप्टेशन कोर्स है, एडाप्टेशन फंड है, तो एडाप्टेशन के लिए ही काम करेगा। दूसरा, अब जलवायु परिवर्तन से संबंधित जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव को कम करने पे ही काम करेगा, तो इसलिए पहला सही हो जाता है कथन। दूसरा कथन, राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्थान नेशनल इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी है उसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। मतलब इस नेशनल एडाप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज की जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो नाबार्ड है, तो यह भी सही है। हाँ बिल्कुल नाबार्ड ही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले स्टेटमेंट की व्याख्या दूसरा स्टेटमेंट नहीं कर रहा है। ये वाला स्टेटमेंट सही तो है लेकिन इसकी कुछ व्याख्या नहीं कर रहा है। ये स्वतंत्र रूप से दोनों ही सही है।
तो दोनों सही हैं, लेकिन दूसरा पहले की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये दूसरा वाला देखिए, कथन 1 और 2 सही हैं, लेकिन 2 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए। पहली बात कि नेशनल एडाप्टेशन फंड और क्लाइमेट चेंज, तो ये 2015-16 में क्या है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आप अगर देखेंगे तो अगस्त 2015 में इसकी स्थापना की गई है। और नाबार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण बातें। पहली बात यह आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड को एक एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि नाबार्ड एक्ट 1981 है। दूसरा, इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना कब की गई है? 12 जुलाई 1982 में स्थापना की गई है। किस मंत्रालय के अंतर? मंत्रालय और विभाग तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। ग्रामीण विकास बैंक या कृषि से संबंधित देखेंगे तो लगेगा अरे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होगा या रूरल डेवलपमेंट वाला होगा, बिल्कुल गलत करके आएंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत नाबार्ड आता है। ध्यान में रखना है, बिल्कुल याद कर लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए, क्योंकि यहीं पे गलत करके आएंगे। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यह भी दिमाग में रखना है, मुंबई में है, दिल्ली मत सोच लीजिएगा। हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और ये जो नाबार्ड है ना, यह एक तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पूरे भारत में काम करता है, और दूसरा यह एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। रेगुलेटरी बॉडी है तो किसी के ऊपर रेगुलेशन करेगा, सुपरविजन करेगा। तो किसके ऊपर सुपरविजन करेगा? पहली बात तो रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं उनके ऊपर करता है। दूसरा, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। तो रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए रेगुलेटरी बॉडी भी है नाबार्ड, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्याख्या में वही चीजें रिपीट किया गया है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क भूमि पर खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कितने कथन सही हैं उनके बारे में बात करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए कि शुष्क भूमि खेती फसल उगाने की एक विधि है। ठीक है, विधि होगी जो पूरी तरह से वर्षा और मिट्टी की नमी पर निर्भर करता है। तो देखिए, ये शुष्क भूमि है ना, मतलब यहाँ पे ज्यादा बारिश होती नहीं है, मतलब कम से कम बारिश होती है, तो मतलब यहाँ पे वर्षा पर निर्भर होगी और मिट्टी की नमी पर। तो यहाँ शुष्क भूमि है, तो यहाँ ऐसी फसलें उगाना ही नहीं चाहिए या उगाई ही नहीं जा सकती, बहुत कठिन होगा, बहुत ज्यादा पैसा लगाना होगा, जो ज्यादा पानी पर निर्भर हो। तो यहाँ ऐसी फसलें उगाई जाएंगी जो कम पानी पर निर्भर हो, या जो कि वर्षा आदि से या मिट्टी की नमी से उनको उगाया जा सके। तो बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, इसका उपयोग 750 mm से अधिक वार्षिक वर्षा स्तर वाले क्षेत्रों में किया जाता है। बिल्कुल नहीं भाई, इससे अधिक वर्षा होगी तो वो शुष्क भूमि कैसे रह जाएगी? शुष्क भूमि रह ही नहीं जाएगी। इससे कम अगर वार्षिक वर्षा होती है तो वह शुष्क भूमि कहलाती है, या वहां पे इस तरह के एग्रीकल्चर की विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, अंगूर, टमाटर, कद्दू, फलियां और अन्य ग्रीष्मकालीन फसलें सूखी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। अरे भाई नहीं, गलत है। ये सब उपयुक्त है, ये सब जो फसलें हैं ये ग्रीष्मकालीन फसलें सूखी खेती के लिए मतलब उपयुक्त है। बहुत बारिश नहीं चाहिए इन फसलों के लिए। तो इसमें जो सही है केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, दूसरा और तीसरा इसके लिए गलत हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिया गया है कि 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे शुष्क कृषि पर खेती, ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है, शुष्क भूमि पर खेती। और अंगूर, टमाटर, कद्दू, फलियां और जो भी ग्रीष्मकालीन फसलें हैं वो सूखी खेती वाली फसलों के उदाहरण है। तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह हमने जुलाई 2023 पर आधारित कुरुक्षेत्र मैगजीन के जो भी क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया। आपने देखा होगा कि स्टैटिक और करंट को क्या करके लिंक करके देखा गया है। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिएगा।
लाइक कमेंट आदि कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। और कई सारे ऐसे वीडियो आ चुके हैं, उनको देखिए, आगे भी आते रहेंगे। कोई अगर सुझाव हो तो आप थोड़ा बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आगे भी देखते रहिए। धन्यवाद।